नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब में और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज आपकी कार में जो पेट्रोल पड़ रहा है, कल उसकी जगह एक ऐसा ईंधन ले लें जो भारत के ही खेतों से आता हो, जो आपके ही किसानों की आय बढ़ाता हो, प्रदूषण को कम करता हो और देश को तेल आयात पर निर्भरता से भी मुक्त करता हो। ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन भारत शायद इसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरे वीडियो है ये है E20 से E100 तक भारत का इथेनॉल मिशन। क्या पेट्रोल ही होगा पूरी तरह से इथेनॉल पर आधारित? हाँ, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है। आज देश में E20 ईंधन लागू किया जा चुका है और E85 के डायरेक्शन में हमने और E100 के डायरेक्शन में हमने कदम बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत का अगला लक्ष्य E100 है? क्या आने वाले वर्षों में हमारी गाड़ियाँ पूरी तरह से इथेनॉल आधारित ईंधन पर ही चलेंगी? और आखिर E20, E85, E100 या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का पूरा खेल क्या है? क्या वास्तव में इथेनॉल पेट्रोल का विकल्प बन सकता है? क्या इससे किसानों को सच में फ़ायदा होगा? क्या हम इससे एक प्रदूषण मुक्त धरती बना पाएंगे या अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या भारत वास्तव में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है? इस सभी के बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी होगी कि इस तरीके से इथेनॉल आधारित प्रणाली को सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए भारत में पर्याप्त फीड स्टॉक कहाँ से आएगा? क्या हमें अभी जो एग्जिस्टिंग वाहन है या व्हीकल्स हैं उनमें बदलाव करने होंगे? क्या E100 फ्यूल हर वाहन में इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं इसी रोड मैप को कि भारत का वास्तविक रोड मैप क्या है E20 से E100 तक, आने वाले दशकों में हम क्या पेट्रोल पंप पर E100 ईंधन को ही सामान्य रूप से देखेंगे, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब पूरी तरीके से E20 को एक्सेप्ट किया जा चुका है। भारत सरकार ने पूरी तरह से E20 कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसके एक्सेप्टेंस को मंजूरी दी और पूरी तरह से E20 हमारे यहाँ ब्लेंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब E20 क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ, या जब हम ये टर्म E20 या फिर E100 या E85 यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी को हम लोग समझते हैं। कि जब आपसे कहा गया कि E100, अगर किसी ने कहा E100 और E10 और E85 या फिर E20, इसमें E क्या बताता है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं E स्टैंड्स फॉर इथेनॉल एंड द नंबर आफ्टर E, वो डैश के बाद जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन गैसोलीन और पेट्रोल। अभी जो गाड़ियां भारत में कुछ दिनों पहले तक संचालित थीं या इसके पहले जब ब्लेंडिंग नहीं होती थी, तब उस समय जो हम यूज़ करते थे वो हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल या फिर गैसोलीन को यूज़ करते थे। अब जब हमने ब्लेंडिंग स्टार्ट की तो अगर E10 की ब्लेंडिंग के लिए जो भी गाड़ियां हैं वो सारी की सारी एक्सेप्टेबल हैं, वो E10 की ब्लेंडिंग को अलाउ करती हैं। लेकिन जब E20 की ब्लेंडिंग को स्टार्ट किया गया, E20 मीन्स इथेनॉल की ब्लेंडिंग बाय 20%, तो E20 का मतलब है कि आपने इथेनॉल की ब्लेंडिंग की, इथेनॉल ब्लेंडिंग बाई 20%। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 80% गैसोलीन रखा और पेट्रोल रखा और यहाँ पर आपने 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग को
अलाउ किया या एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से अगर हम E85 बोलते हैं तो E85 का मतलब हो गया आपने 85% ऑफ इथेनॉल की ब्लेंडिंग को अलाउ कर दिया, जिसमें 15% ऑफ गैसोलीन और फिर पेट्रोल होगा प्लस 85% इथेनॉल होगा या ब्लेंडिंग होगी इसकी। अगर इसके थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में जाएं कि अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा किसी भी इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये CH3 CH2OH की बात कर रहे हैं या फिर C2H5OH की बात कर रहे हैं हम। अगर स्ट्रक्चर में इसका देखूँ तो ये हो जाएगा CH2 एंड यहाँ पर आपका OH होगा। OH अल्कोहल समूह को रिप्रेजेंट करता है या उसी को बताता है। तो हम इथेनॉल की ये बात कर रहे हैं आपसे। इंडियन एक्सप्रेस का भी एक आर्टिकल था जहाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन द वरीज इन इंडिया पुश बियॉन्ड E20 फ्यूल एंड लेसन्स इट कैन टेक फ्रॉम ब्राज़ील। तो बहुत पहले यानी 70s के दशक में ब्राज़ील ने अपने यहाँ पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस हर जगह वर्ल्ड वाइड बढ़ रही थी, तो उनका इंपोर्ट बाकी कंट्रीज़ के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट बढ़ रही थी, आयात करने की निर्भरता बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने 1970s के टाइम पे अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम वहाँ पर स्टार्ट किया था। तो यही लिख रहा है इसमें कि एक्सप्लेन द वरीज इन इंडियाज़ पुश बियॉन्ड E20 फ्यूल एंड द लेसन्स इट कैन टेक फ्रॉम ब्राज़ील। अगर भारत E20 से ज़्यादा की ब्लेंडिंग को एक्सेप्ट करता है या अलाउ करता है तो उस केस में हमें क्या क्या लेसन्स हम ब्राज़ील से ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पर कर सकते हैं, चीज़ें, इन सब की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यही चीज़ हम देखें तो E20 से E100 तक भारत की इथेनॉल क्रांति यहाँ पर एक मैंने ये प्रिपेयर किया है आपके लिए। इसमें देखिए तो भारत क्या क्या चीज़ें देख सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं। भारत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी के डायरेक्शन में, एनर्जी की डिपेंडेंसी बाकी कंट्रीज़ के ऊपर कम करना चाहता है, किसान का समृद्धिकरण करना चाहता है, स्वच्छ, हम पर्यावरण की बात करते हैं, स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत के डायरेक्शन में हम कदम बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ग्रीन फ्यूल या फिर बायोफ्यूल के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ये हरित ईंधन या फिर बायोफ्यूल की बात हो रही है। ठीक है, अभी जो हमारी जो फ्यूल यूज़ होता है या पेट्रोल यूज़ होता है, पेट्रोल को हम रिप्लेस करके धीरे धीरे 100% इथेनॉल के डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो उसकी हम बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इथेनॉल जो है वो 99.9% शुद्ध प्योर अल्कोहल है, जिसको पेट्रोल के साथ मिला करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको बनाने की क्या प्रोसेस है, ये कैसे कैसे बनता है, तो देखिए उत्पादन की क्या प्रक्रिया है। वो ये है कि शर्करा का निष्कर्षण करते हैं, यानी कि हम उससे एक शुगर को उसमें से रिमूव करते हैं या फिर ग्लूकोज को रिमूव करते हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। इसको फर्स्ट जनरेशन फीड स्टॉक के बिहाफ पे, प्रोडक्शन के बिहाफ पे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के डायरेक्शन, मतलब थर्ड जनरेशन में इन सारे जो आपके फीड स्टॉक है, यानी कि जिनसे इस इथेनॉल को निकाला जाता है, उनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके बाद इसमें फर्मेंटेशन होती है या खमीर द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है, देन इथेनॉल का एक्सक्रीशन होता है एंड इसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। ये किन किन पदार्थों से या किन किन चीज़ों से निकाला जा सकता है? पहला तो हमारा मेजर स्टॉक है गन्ना, देन मक्का, गेहूँ, चावल, मोलेसेस, यानी कि जो गन्ने का ही बाई प्रोडक्ट है वो एक मोलेसेस है, और बाकी अन्य स्टार्च युक्त जो पदार्थ हैं उनसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें, भारत उच्च इथेनॉल मिश्रण को क्यों बढ़ा रहा है, क्यों हम हाई इथेनॉल मिक्सिंग के डायरेक्शन में चल रहे हैं? तो पहली चीज़ ये है कि हम चाहते हैं किसी भी ऐसी कंट्री के ऊपर हम अपनी एनर्जी को इंडिपेंडेंट बना लें या एनर्जी सिक्योरिटी को हम मजबूत कर लें, भारत उस डायरेक्शन में मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी हालिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के USA, इजराइल एंड जो ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड या पूरे विश्व में पेट्रोल और ईंधन के प्राइसेस पर या जो गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इनके प्राइसेस में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली, जो कि एक आम आदमी के पॉकेट से ऐसी
कोई भी घटना आगे भी भविष्य में हो सकती है, तो भारत या और भी कंट्रीज़ अपने आपको एक एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कि किसानों के आय में वृद्धि होगी। इससे क्या और फ़ायदा हो सकता है कि किसानों के आय में ये वृद्धि होगी कि अभी तक किसान इन सब चीज़ों को, जो हमारा जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीज़ें जो है हमारी, ये अभी तक केवल जो कुक्कुट होते हैं, यानी कि जो आपके ये ऐसे जैसे मुर्गी पालन में या फिर बत्तख पालन में, इन सब के लिए ही अभी तक किसान इन चीज़ों को सप्लाई करते थे। आने वाले समय में किसान इसको इथेनॉल के एक्सक्रेशन के लिए भी या उसके निकाले जाने के लिए भी उस इन सब फीड स्टॉक को प्रोवाइड कर सकेंगे, तो उनके भी इनकम में एक इंक्रीमेंट देखने के लिए आपको मिलेगा। उसके लिए अतिरिक्त मांग पैदा होती है। तीसरा क्या है, पर्यावरण के लिए काफ़ी बेहतर है। पर्यावरण के लिए क्यों बेहतर है? क्योंकि इससे आपका ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है वो बहुत ही कम होता है या बहुत मिनिमम होता है। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो कम प्रदूषण फैलाता है पहली बात। तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के डायरेक्शन में बढ़ावा मिलता है। चौथा हो गया ग्रामीण औद्योगिक विकास, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे फार्मिंग होती है, जो कि जहाँ पर किसान होते हैं, उन जगहों पर आप इसको मक्का वगैरह की जहाँ पैदावार ज़्यादा है, गेहूं की पैदावार ज़्यादा है या फिर गन्ने की पैदावार ज़्यादा है, वहाँ पे भी आप इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो वहाँ का भी उनका एक औद्योगिक विकास होगा और एक बायोफ्यूल के डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसमें अपनी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा इनरिच कर सकते हैं अपने आप को। हालिया कदम गवर्नमेंट ने क्या लिया कि गवर्नमेंट ने 2026 में 22% से 30% तक इथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल को एक्साइज ड्यूटी से भी फ्री कर दिया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से फ्री कर दिया। E85 और E100 को वैधानिक मान्यता दे दी और इसमें मोटर वाहन नियमों में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने वाहन निर्माताओं से भी आग्रह किया है कि फ्लेक्स फ्यूल के डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़िए। साथ ही साथ जल्दी ही हम E85 का जून में शुभारंभ कर दिया गया और E100 की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराया जाएगा अलग अलग जगहों पर आने वाले समय में। उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। हाल ही में जो प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उन्होंने जो हमारा 5 जून आया, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है, वहाँ पे नई दिल्ली में E85 फ्यूल की उन्होंने शुरुआत कर दी, जो कि फ्लेक्स फ्यूल डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत का जो फ्लेक्स फ्यूल सिस्टम है, यानी जो फ्लेक्स फ्यूल हम व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में ये ब्राज़ील से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे 80% तक जो लाइट व्हीकल्स हैं उनमें हाई लेवल ऑफ इथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर वो फ्लेक्स फ्यूल का यूज़ करते हैं। E85 की क्या संरचना है? E85 ईंधन में 85% तक, अगर मैं E85 की बात करूं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है, E85 में 80 से लेके 85% तक, 80 to 85% तक इथेनॉल प्लस इसमें 14 to 19% ऑफ पेट्रोल होता है। यहाँ पे ये चीज़ें आपकी यूज़ की जाती है, जो कि विशेष रूप से फ्लेक्स फ्यूल जो वाहन है उनके लिए ही डिज़ाइन किया गया है, जो कि E20 से लेकर E100 तक के मिश्रणों तक चलने में सक्षम है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है उसके बारे में और डिटेल में आगे हम बात करेंगे कि वो क्या होती हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये शुरुआत बताया कि जो E85 को जब कमर्शलाइज़ किया गया, तो इनको जब पब्लिक किया गया, तो जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके 48 सेंटर्स पर, जहां पर इनको सेल आउट किया जाएगा, 48 सेंटर्स पर इनको लॉन्च किया गया है, जिसका अभी एक्सपेंशन करके हम दिसंबर 2026 तक, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है इसको जून में, तो दिसंबर 2026 तक हम 500 सेंटर्स पर और दिसंबर 2027 तक हम इसको 5000 सेंटर्स पर अवेलेबल कराने की डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है E85 या फिर जो भी आपका फ्लेक्स फ्यूल है, E85 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो E85 का मतलब है 85, जैसे मैंने पहले भी बता दिया आपको, मैक्सिमम 85% तक इथेनॉल एंड 14 to 19% ऑफ पेट्रोल। और ये किसके लिए आसान होगा, किन चीज़ों के लिए अवेलेबल है? ये केवल जो हमारी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होंगी, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, उनके लिए ही अभी अवेलेबल है, अभी बाकी वाहनों के लिए नहीं है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या हो गए, जो E20 से लेकर के E100 तक किसी भी
फ्यूल यानी कि किसी भी ब्लेंडिंग परसेंटेज के ऊपर काम करेंगी। E20 से E100 तक है, किसी भी ब्लेंडिंग परसेंटेज के ऊपर ये लोग काम कर सकती हैं। इनमें क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें E85 से? पहली बात तो इनिशियल बेनिफिट ये दिख रहा है कि ये 20 रुपये 20 रुपीज़ पर लीटर जो इसकी प्राइसिंग ये लेसर है, यानी कि ये सस्ता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। और हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे ये सुनिश्चित कर पाएंगे, ये इंश्योर कर पाएंगे कि हम डोमेस्टिक लेवल पे इथेनॉल प्रोडक्शन का जो लाभ है इसको हम घरेलू उपभोक्ताओं तक या कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंचा सकें। इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं, इन सब की भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेलिंग में लिखा हुआ है कि E85 एंड E20 और E100 में डिफरेंस समझिए कि 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, 80% तक पेट्रोल होगा। E85 में 85% इथेनॉल होगा, 15% पेट्रोल होगा। और E100 में 99.9 नहीं 100% का प्योर इथेनॉल ही यूज़ होगा। बट ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए होगा। आने वाले समय में वाहन के जो बाकी पार्ट्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। अच्छा, जो हम लोगों ने इथेनॉल मिशन स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, उससे क्या क्या बेनिफिट हुए उसको भी देख लीजिए आप, क्या क्या बेनिफिट हुए। तो भारत ने 2014 में 1.5% का केवल इथेनॉल का ब्लेंडिंग स्टार्ट किया था। बाद में जो राष्ट्रीय जैव ईंधन समिति थी उसके थ्रू 2030 तक का 20% ब्लेंडिंग किया था। बट भारत ने वो लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया। E10 भी समय से पहले प्राप्त कर लिया था, 20% वाला भी लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया। एंड E85 की जून 2025 में इन्होंने शुरुआत कर दी। तो E85 भी हमारा आपके घरेलू आउटलेट्स पर स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये चीज़ें आपकी हुई। ठीक है, तो अब क्या कि E100 E85 ये जो हम लोगों ने चीज़ें की, सॉरी फिर से देखते हैं। यस, 100% इथेनॉल की बात हम लोगों ने कर ली। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। E100 के डायरेक्शन में हम लोग बढ़ चुके हैं और हम लोग एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए जब हम आते हैं तो आगे का रास्ता क्या। ब्राज़ील का मॉडल देख लीजिए, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता थी, उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे और 70s के टाइम पे स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे इनिशियल स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करते गए और एक्सपैंड करते गए, उसको धीरे धीरे कदम बढ़ाया। अचानक से इस वजह से क्या हुआ, उपभोक्ताओं के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक से विकल्प आ गए उनके पास कि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर 27 से 32% तक मिश्रित पेट्रोल या फिर चीज़ें मिलने लगी। तो उन्होंने फिर देखा कि मतलब एक तरफ पेट्रोल मिल रहा है, दूसरी तरफ कम प्राइस का 27 से 32% तक इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिल रहा है, तो हम उसे ले लें या फिर 100 वाला भी फ्यूल मिल रहा है E100 का, हम उसको भी चुन लें। वो उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि वो उसको चुन सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का उन्होंने व्यापक उपयोग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ब्राज़ील मॉडल सक्सेसफुल हो गया। भारत उसी मॉडल को अपना रोल मॉडल बना के उसी से इंस्पायर्ड होकर अपने इस कार्यक्रम को बढ़ा रहा है आगे। ठीक है, अब आइए इससे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलेंगे। तो वो चैलेंज है पहला तो कि व्हीकल्स की जो कॉम्पेटिबिलिटी है उसका एक बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि अभी तक की जो व्हीकल्स थी वो आपके पेट्रोल के लिए या फिर E20 या फिर E10 के लिए अभी तक बनी हुई थी। उसके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, इंजन के और भी पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी अफेक्टेड होती हैं इन फ्यूल से। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि व्हीकल्स की कॉम्पेटिबिलिटी, बॉडी पार्ट्स की कॉम्पेटिबिलिटी का इशू आएगा। दूसरा क्या है, माइलेज पर अचानक से असर पड़ता है, क्योंकि जो इथेनॉल है उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है इन कंपेरिजन टू द पेट्रोल वो काफ़ी कम होती है। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूँ तो एनर्जी डेंसिटी क्या है आप देखिए, एनर्जी डेंसिटी, इसको अगर आसान शब्दों में बात करें या ऊर्जा घनत्व की मैं बात करूं, आसान शब्दों में समझें इसको, तो आप ऐसे समझिए कि 1 किलोमीटर के लिए जितना पेट्रोल आप जलाते थे या जितना पेट्रोल बर्न करते थे उससे ज़्यादा E20 या फिर E85 या फिर E100 का फ्यूल आपको बर्न करना होगा, या उतना फ्यूल आपको जलाना होगा, तब जाके आप 1 किलोमीटर की दूरी को कवर अप कर पाएंगे। आसान शब्दों में पेट्रोल के कंपैरिजन में आपको इस फ्यूल को ज़्यादा खर्च करना होगा। हाँ, बट एक बात इसके साथ विशेषता यह है कि इसकी प्राइसिंग कम है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट आपका थर्ड वन क्या है, फीड स्टॉक की अनिश्चितता। सबसे बड़ा पॉइंट यह है फीड स्टॉक आपको कहाँ से अवेलेबल मिलेगा। मक्का, फिर आपका गेहूं या फिर चावल या फिर जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो आपको हर समय नहीं मिलेंगे, क्योंकि फीड स्टॉक गन्ना वगैरह के लिए आपका मानसून के ऊपर निर्भर है। अगर मानसून पर निर्भर है तो सूखे की स्थिति में इथेनॉल की आपूर्ति यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है या फिर सप्लाई के ऊपर
आपका अफेक्ट कर सकता है चीज़ों को। एक चीज़ और हो जाएगी खाद्य बनाम ईंधन बनस कि हम उस चीज़ को खाएं या फिर फ्यूल के लिए यूज़ करें। अभी तक ये चीज़ें आपके खाद्य पदार्थों या फिर आपके फूड प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होती है। अब आप इसको लाइक इथेनॉल प्रिपेयर करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ा एक बहस का मुद्दा ये भी होगा। और एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट को इंश्योर करनी होगी कि थ्रू आउट द, क्योंकि व्हीकल्स के लिए E85, E20 या फिर E100 की अगर हमने मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया फ्यूल को, तो अगर किसी ने समहाउ इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो जो मिक्सिंग का रेशियो है वो गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि सिटीज़ में या टाउन में या फिर छोटे कस्बों में, गाँव में इसकी ब्लेंडिंग को किस परसेंटेज में यूज़ किया जाए, इसको इंश्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। ये चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या है भारत की E20 ईंधन से परे भारत की हरित क्रांति ऊर्जा, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आप क्या है कि अलग अलग चीज़ों में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत क्या कर रहा है अब इंडिपेंडेंट एनर्जी के डायरेक्शन में, एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के डायरेक्शन में इसको अपने स्कीम को आगे बढ़ा रहा है। आगे आने वाले समय में क्या करना है कि अभी हम टारगेट रख रहे हैं E85 और E100 का, इथेनॉल का। सेकंड जनरेशन में हम क्या करेंगे, पराली, धान वगैरह का भूसा, गन्ने की खोई, इन सब या अपशिष्ट पदार्थों से भी हम उस चीज़ को बायोफ्यूल बनाने के डायरेक्शन में काम करेंगे। सतत विमानन ईंधन, हम इसी चीज़ से जो हमारी हवाई क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन के लिए, क्योंकि जो आपका जितने भी फ्यूल बर्न होते हैं उससे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको कम करना चाहते हैं ताकि हम जो एविएशन फ्यूल है उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकें। 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। देन इसके बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बायोगैस भी बना सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि का यूज़ करते हुए हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ग्रीन अमोनिया के डायरेक्शन में बढ़ेंगे ताकि हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ईंधन को बनाया जा सके। हाइड्रोजन को ही नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल मानते हैं या आने वाली जनरेशन का फ्यूल बोला जा रहा है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। देन इलेक्ट्रो मोबिलिटी के डायरेक्शन में आने वाले समय में 2030 या बियॉन्ड में हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स के ऊपर, ताकि ग्रीनर एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के हम डायरेक्शन में काम कर सकें या हम उसको प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, या उस अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। बायोडीजल हमारा प्रमुख सोर्स होने वाला है आने वाले समय में। तो ये पेट्रोल, डीजल, ये जितनी कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं इनको हम बंद करके हमारा फीड स्टॉक आधारित कि हम अपने बायोफ्यूल के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2047 का ऊर्जा का दृष्टिकोण क्या हमारा एक विकसित भारत का, वो मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बता दिया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वो हैं जो कि E20 से लेकर के E100 तक किसी भी आपके ब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर काम कर सके या उस डायरेक्शन में और उसके साथ कॉम्पेटेबल हो। उससे क्या होगा कि वाहन आपके पास एक होगा बट ईंधन आपके पास कई हो सकते हैं, क्योंकि आप E20 पेट्रोल या फिर E100, E85 कोई सा भी फ्यूल, किसी भी तरह का ब्लेंडेड फ्यूल या नॉन ब्लेंडेड फ्यूल को आप उस व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स एक ऐसा वाहन है जो कि पेट्रोल और इथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर बिना किसी अतिरिक्त संशोधन के चलाया जा सकता है। किसी भी तरह का चेंज करने की उस व्हीकल के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। FFV काम कैसे करता है कि आप उस मिश्रण को टैंक में डालते हैं, देन फ्यूल का कंपोजिशन सेंसर के सहायता से वो मिश्रण की जानकारी लेता है, ECU मिश्रण को पहचानता है, इलेक्ट्रोड कंट्रोल यूनिट इसको पहचानता है, देन इंजन की सेटिंग इटसेल्फ हो जाती है और समायोजित हो इटसेल्फ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और आपको बेस्ट इफ़िशिएंट और मैक्सिमम परफॉर्मेंस का आपको इंजन से मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको मिलती है। FFV के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो वो देखिए, ईंधन विकल्पों की स्वतंत्रता है। आपके पास E20 का फ्यूल होगा, आपके पास E85 फ्यूल होगा, आपके पास E100 का फ्यूल होगा या फिर आपका नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल होगा। तो आप उन सब में से कोई से भी पेट्रोल को या किसी भी तरह के फ्यूल को आप उसमें डालने के लिए इंडिपेंडेंट है, आप कोई सा भी फ्यूल उसमें डाल सकते हैं। इसका बेहतर ऑक्टेन नंबर है। अब ऑक्टेन नंबर की मैं बात करता हूँ अगर आपसे, तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता यानी कि उसके क्वालिटी को मेज़र करने का, अगर ऑक्टेन नंबर बोले, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की क्वालिटी या गुणवत्ता को मेज़र करने का एक मानक है और पैरामीटर है, ठीक है। अब ऑक्टेन नंबर से हम क्या डिसाइड करते हैं? ऑक्टेन नंबर से ही में देखते हैं कि जो आपका ईंधन है
विदाउट बर्निंग, बिना जले हुए समय से पहले बिना जले हुए कितना प्रेशर या कंप्रेशन बियर कर सकता है या बियर कर सकता है, कितना कंप्रेशन बियरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, यस। तो ऑक्टेन नंबर की मैं बात कर रहा था। तो ऑक्टेन नंबर को हम अगर उसकी गुणवत्ता देखें या क्या होना चाहिए, क्या रिकमेंडेड होता है, तो उसको जानने के लिए किसी भी पेट्रोल के क्वालिटी को मेज़र करने के लिए एक आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये इसके पैरामीटर होते हैं ऑक्टेन नंबर के लिए। आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन रेटिंग होती है, ऑक्टेन रेटिंग वो 100 होती है, प्लस नॉर्मल हेप्टेन की जो ऑक्टेन रेटिंग होती है वो 0 होती है। ये आपके व्हीकल्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? तो आपके व्हीकल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी व्हीकल्स हाई कंप्रेशन रेशियो पर काम करते हैं, हाई कंप्रेशन रेशियो। अब हाई कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? तो आप इसको देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बट इसको आप देखिए, इसको हम लोग RK या फिर RC से रिप्रेजेंट करते हैं। RC से एक स्टैंडर्ड, जस्ट एकेडमिक जो स्टैंडर्ड इसका नोमेनक्लेचर है वो ये है, RK या RC से डिनोट करते हैं, और ये होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। इसकी जो वैल्यू होती है वो पेट्रोल इंजन के लिए स्पार्क इग्निशन इंजन, पेट्रोल या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए इसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वाली 6 से 14 के बीच में होती है या इन बिटवीन होती है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, आपके लिए क्या रिलेवेंस हुआ इसका? तो आप उसको समझिए कि अगर RK की मैं बात कर रहा हूँ तो RK का मतलब हो गया, आप इसके ज़रा PV कर्व से देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व की बात करूं, प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व, वॉल्यूम है, ये प्रेशर है वाई एक्सिस की तरफ या वर्टिकल एक्सिस की तरफ, ये वॉल्यूम हो गया। इन कर्व की बात करूं तो आपका एक पेट्रोल इंजन कुछ इस तरीके से काम करता है। मैं ये एक आपको थ्योरेटिकल साइकिल दिखा रहा हूँ, थ्योरेटिकल साइकिल 0 to 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको हीट सप्लाई QS, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ हीट का रिजेक्शन। अब प्रोसेस नंबर अगर मैं 1 to 2 की बात करूँ, प्रोसेस नंबर 1 to 2, तो ये आपकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 to 2, ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि इस प्रोसेस में किसी भी तरह का हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र इस प्रोसेस में 0 है, और इसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, वो मैंने आपको यहाँ पर PV कर्व के ऊपर दिखाया, रिप्रेजेंट किया है। तो 1 to 2 में अगर आप देखेंगे, प्रोसेस नंबर 1 से 2 की तरफ जाते हुए अगर देखिए, 1 to 2 की तरफ जाते हुए देखिए, तो आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन ज़्यादा है। अगर मैं एक इंजन यहाँ पे बना दूँ आपके लिए, तो इनिशियली वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम आपका कंप्रेस होने के बाद पॉइंट नंबर 2 पर इतना ही रह गया। इट मीन्स ये इसकी स्वेप्ट वॉल्यूम है VS, और इतना जो पोर्शन बच गया इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम VC। तो अगर मैं RK की बात करूं, RK की वैल्यू होती है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन विच इज़ VC प्लस VS, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन द क्लियरेंस वॉल्यूम VC, इतनी वैल्यू होती है। यही वैल्यू आपकी RK की होती है, जो कि 6 से 14 के बीच में होता है। तो जिन व्हीकल्स के लिए, जो व्हीकल्स हाई कंप्रेशन रेशियो पर काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रीमियम पेट्रोल या हाई ऑक्टेन नंबर के पेट्रोल्स की ज़रूरत होती है। जो व्हीकल्स
हाई कंप्रेशन रेशियो पर काम करती हैं उनके लिए प्रीमियम पेट्रोल, और प्रीमियम पेट्रोल का मतलब क्या हो गया, हाई ऑक्टेन नंबर के पेट्रोल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हुआ, आपको उससे कम ऑक्टेन नंबर का अगर कोई पेट्रोल या फ्यूल मिलता है, उस केस में आपको नॉकिंग टेंडेंसी देखने के लिए मिलेंगे। नॉकिंग टेंडेंसी क्या है, एक नॉकिंग साउंड, एक नॉक साउंड होता है, एक अचानक से खट खट की आवाज़ होती है आपके उस गाड़ी में, नॉकिंग होती है। उसकी वजह से जो आपका जो इंजन है उसके कंपोनेंट्स को या इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी इससे रिलेटेड है। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या है वो मैंने आपको बताया, बेहतर ऑक्टेन नंबर पे होती हैं। तीसरा, तेल आयात पर निर्भरता में कमी होगी, क्योंकि हम अभी किसी कंट्री से के ऊपर डिपेंडेंट है जहाँ से हम फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं। अब हम अगर हमने E85, E20 या फिर E100 के ब्लेंडेड फ्यूल को अपने यहाँ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की कमी होगी, मतलब डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ वन क्या है कि हम ग्रीनर इन्वायरमेंट की तरफ करेंगे, क्योंकि हम कार्बन फुटप्रिंट को कम प्रोड्यूस करेंगे। देन इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपका इसके बाद हम देखते हैं कि किसान और जो हमारे वो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो वहाँ उसको एक मजबूती मिलती है। देन भारत के सतत परिवहन की दिशा में एक बहुत बड़ा कमी, यानी कि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अगर हम अपने उस एनर्जी के डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा कदम देखने को मिलता है। एक चुनौतियाँ क्या है कि सामान FFV वाहन जो हैं वो सामान वाहनों से महंगे हैं, तो यानी कि कंज्यूमर के ऊपर कॉस्ट का एक इम्पैक्ट अचानक से देखने के लिए मिलेगा अगर गवर्नमेंट ने फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा दिया। E8500 का जो नेटवर्क है, इनका ईंधन नेटवर्क है वो सीमित, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। फीड स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी है वो मानसून पे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। देन जो खाद्य बादाम ईंधन बैस, यानी कि हमको मक्का चावल इत्यादि को कंज्यूमेबल प्रोडक्ट देखना है या फिर हमको उसको फ्यूल के लिए भी यूज़ करना है, इस पर एक बहुत बड़ा एक आपका डिबेट देखा जा सकता है। और एक और है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उस मिक्सिंग के बैलेंस को मेनटेन करना एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर चुनौती होगा या चैलेंज होगा। तो आज के इस वीडियो मैंने कोशिश की कि आपको E20 से E100 तक का बहुत सारी चीज़ें प्लस पेट्रोल व्हीकल से रिलेटेड नॉकिंग क्या होती है, ऑक्टेन नंबर क्या था, इनसे रिलेटेड कुछ टेक्निकलिटी आप तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में भी मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।